नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की राजनीति में आज कुछ ऐसा हुआ है कि पूरे देश की निगाहें हैं और जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो तो ज़रूर ही जानना चाहते हैं कि तकरीबन 2 दशकों के बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर अगर आए हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। वजह हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन मेरे साथ हर्षित भी हैं। हर्षित, पहली नज़र में ठाकरे बंधु को आपको एक मंच पर तकरीबन 20 साल बाद देखकर क्या जहन में आया? मतलब क्यों ये साथ में आए हैं? राजनीतिक मजबूरी, बाला साहब ठाकरे की राजनीति को आगे लेकर चलना है, मतलब क्या इनके जहन में चल रहा है? देखिए रीमा, जिस तरह से लगभग कह सकते हैं 23 साल बाद ये दोनों एक मंच पर आए फिर से। हालांकि 2005 के बाद इनको कम ही देखा गया एक मंच के बाद, तो फिर से इनका साथ आना तो कह रहे कि मराठी अस्मिता के लिए है। राज ठाकरे ने भी अपने भाषण में मेंशन करा कि हम राजनीति के लिए नहीं है, हम मराठी और मराठी मानुष, इसकी वजह से हम उनकी एक बहुत हार्ड लाइन है, मैं अपने दर्शकों को जरा कोट करना चाहती हूँ कि सारी लड़ाइयों से बड़ा है मेरा महाराष्ट्र, ऐसा कहा है उन्होंने। मतलब उनका कहना है कि हम जो एक साथ आए हैं, हम महाराष्ट्र के लिए आए हैं। भाषा तो है ही है, बाला साहब ठाकरे भी भाषाई लड़ाई को लेकर आगे बढ़े थे और राज ठाकरे का भी तेवर, उनकी तलखियां बाला साहब ठाकरे की तरह। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, आपने तो बताया, इसके बाद एक बात और बोली उन्होंने, राज ठाकरे ने अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। तो इसके अंदर राजनीति भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर राजनीति इन्वॉल्व नहीं होती तो वो नाम नहीं लेते देवेंद्र फडणवीस का। अगर उनका ना कि मराठी की वजह से है, तो सीधा जिक्र कराया कि जो काम ना कोई और कर पाया, ना स्वयं बाला साहब ठाकरे कर पाए, वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया और हम दोनों को साथ लेकर आए। फिर उसके बाद हम कसम खाते हैं कि हम दोनों एकजुट रहेंगे और महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। हमारा जन्म यही हुआ, हम इसी के लिए काम करेंगे। अमूमन राजनीति में होता क्या है कि जब लगता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, चाहे वो भाइयों की दुश्मनी हो, सियासी दुश्मनी, या 2 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की दुश्मनी हो। पिछले बार के हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि कांग्रेस से हमेशा अलग राजनीति की थी बाला साहब ठाकरे ने। उन्होंने हमेशा हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन सियासी मजबूरी में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आ गए। और उससे भी बड़ी बात हो गई कि 2002 में बाला साहब ठाकरे ने एक चुनावी मंच से ये संकेत दे दिया था कि भले ही राज ठाकरे में मेरा सब कुछ है, तेवर है, अंदाज है, लेकिन मेरा सियासी उत्तराधिकारी मेरा बेटा उद्धव ठाकरे होंगे। और उसके बाद से ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। हालांकि 2005 में उन्हें देखा जरूर गया, लेकिन वो तलखियां चल रही थी। 2006 में मनसे का निर्माण हो गया। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है वो ये तो सच है कि मराठी अस्मिता को लेकर उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन दोनों भाइयों को ये ठाकरे बंधु को समझ में आ गया है कि अगर हम अलग अलग राजनीति करते हैं तो हम मतलब हमारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जानी है। अब हम वहाँ राजनीति नहीं कर सकते जहाँ पे भगवा एजेंडे को बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है महाराष्ट्र में। देखिए रीमा, आपने कहा ना कि 2002 में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2002 में महाबलेश्वर में जो एक अधिवेशन हुआ था शिवसेना का, तो उसमें बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, कि अब जो शिवसेना होगी जो फ्यूचर की, उसको 2002 में कहा कि इसको उद्धव ठाकरे देंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1989 के अंदर राज ठाकरे को, जो इनका स्टूडेंट विंग था, उसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद वो लगातार 6 साल तक पूरे महाराष्ट्र में घूमे, पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में गए। उसके बाद शिवसेना को काफी मजबूत किया उसके बाद, और बिल्कुल राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तर्ज पे ही राजनीति करते हैं, जिस तरह से उनका तेवर है, जिस तरह से उनका अंदाज है। उसके बाद 2005 में आपने कहा ना कि जो इन दी एंड 2005 में फिर से जो तलखियां आई, राज ठाकरे के घर के बाहर भीड़ जमा हुई, लेकिन राज ठाकरे ने ये बोला था कि मुझे मेरे विट्ठल से दिक्कत नहीं, यानी जो मेरा भगवान है, उनको बाला साहब ठाकरे को भगवान मानते, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, जो उनके आसपास के जो लोग हैं मुझे उनसे दिक्कत है। और अंत में 2006 में उन्होंने मन से बना दी, अपनी पार्टी बना दी। उसके बाद फिर आपको पता ही कि 2006 के बाद जो तलखियां दिखी गई उद्धव और राज में, लगभग अब 2 दशक बाद फिर से वो एक आए और कह रहे हैं कि मराठी और मराठी मानुष के लिए आए हैं। तो फिर से अब देखना होगा कि राजनीति किस ओर लेती है। और एक बात आपने बहुत सही कही है कि जो भगवा एजेंडा है वो बीजेपी के पास है, और अब ये सोच रहे कि हमारे पास वोट बैंक कैसा है, तो अब एक ही रास्ता बचता है कि मराठी। और आपने देखा कि ये रैली होने से पहले 3-4 दिन पहले का आप एक टाइमलाइन देखिए, घटनाक्रम देखिए, लगातार जो हिंदी भाषी है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उनको पीटा जा रहा था, किसी की दुकान के बाहर पत्थर फेंके जा रहे थे। तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर फिर से मराठी वाला, जिससे लगे कि इनकी राजनीतिक चमक सके। अब ये क्या है क्या नहीं, इस पे तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं कि, और एक बात और है कि कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 3 भाषा क्यों थोपना चाहते हो, तो इस तरह की बात भी मन से कही गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये फिर से वो मराठी राजनीति
क्योंकि एक बात हो, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व और मराठी दोनों को लेकर चलते थे। शुरुआती उन्होंने पहले मराठी मानुष को लेकर आगे बढ़े, और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषी के राज्यों को टारगेट किया जाता था, जिसमें यूपी बिहार खासकर ज्यादा टारगेट पे रहा है। लेकिन उससे पहले अगर बाला साहब के शुरुआती दिनों को आप जब देखेंगे तो उसमें पहले उन्होंने साउथ के लोगों को भी उसी तरीके से तंग किया। और अभी जो थप्पड़ कांड हुआ है उसमें कोई यूपी बिहार का आदमी नहीं है, वो थप्पड़ जो मारा गया वो गुजरात का निकला। तो हालांकि इस बात को डैमेज कंट्रोल करने की राज ठाकरे ने आज ही मंच से शुरू की। उन्होंने कहा कि चेहरे पे नाम नहीं लिखा है कि वो व्यक्ति कहां से है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो गुजरात से हैं, लेकिन मैं उनको अलग तरीके से प्रेम दिखाता हूं क्योंकि वो मराठी भाषा से प्रेम करते हैं। ऐसा उन्होंने संभालने की कोशिश भी की। लेकिन इस बीच ये दोनों आए क्यों हैं, ये जरा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। दरअसल अगर हम बीते 2 दशक की ही बात करें तो दोनों को कोई सियासी सफलता हासिल नहीं हुई है। राज ठाकरे भी बहुत पीछे जाते 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 शून्य पे पहुंच चुके हैं, और उद्धव ने भी कुल जमा पूंजी अपनी गवा दी है। उनकी पार्टी भी टूट चुकी है, पार्टी का सिंबल नाम सब छिन चुका है। तो अब कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ सब जगह जाके देख लिया। अब एक ही चेहरा बचा हुआ था महाराष्ट्र में, कौन है वो? बीजेपी के साथ उनका गठबंधन तो था ही था, और शिंदे इनके पास, हाँ शिंदे जा चुके हैं। उसके बाद अब उद्धव इतने अकेले पड़ चुके हैं, और राज ठाकरे ने भी बीच बीच में खूब मुलाकातें की है, ऐसा नहीं है। अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, अभी देवेंद्र फडणवीस से हालिया दिनों में मुलाकात हुई। उन्होंने भी सब जगह अपने आप को फिट करने की कोशिश कर ली। जब लगा कि हम दोनों ही एक दूसरे के विकल्प हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना यहाँ की महाराष्ट्र की राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर दोनों बंधुओं ने वही 20 साल पुराना राग अलापा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पिच है, और उस पर ये बैटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। कितने सफल होंगे वक्त तय करेगा, क्योंकि राजनीति में कल क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता है। लेकिन मकसद यही है कि जो शून्य पे ये दोनों भाई पहुंच चुके हैं, वहां से फिर से अपने आप को राजनीति में स्थापित करें। यही बस इकलौता मकसद है, कोई मराठी मानुष और कोई एजेंडा नहीं, क्योंकि वो पार्टी का मतलब शिवसेना जो एकजुट वाली शिवसेना थी, उसका कोर एजेंडा था कि हमें मराठी मानुष पे बात करनी है और हमें हिंदुत्व का झंडा लेकर चलना है। हिंदुत्व तो बीजेपी के पास है, तो आने वाले दिनों में हिंदुत्व के एंगल से भी वहां देखने को मिलेगा। बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। और एक बात उद्धव ठाकरे ने भाषण में जरूर कही है कि अगर न्याय के लिए गुंडागर्दी जरूरी है तो हम गुंडे सही हैं। तो मतलब इस तरह का भाषण उन्होंने ये भी कहा कान के नीचे बजा दो, और उन्होंने कहा कि अब कैमरे की जरूरत नहीं है, बिना कैमरे के भी तुम काम कर सकते हो। तो मतलब इस तरह इतना हार्ड प्रोवोक कर रहे हैं आप जनता को कि आपस में मतलब कि अगर कोई हिंदी बोल रहा है अगर तो कह रहे हैं कि आप कान के नीचे बजा सकते हो, है ना। कि और जो महाराष्ट्र में चाहे गुजराती उन्होंने डिफेंड भी करा, कोई भी उसको मराठी आनी चाहिए। तो इस तरह का वो फिर से एक कह रहे हैं ना कि एक ऑरा क्रिएट करना चाह रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर की जो भी व्यक्ति आए। नहीं, अगर हम खुल के दर्शकों के सामने बोलना चाहें तो ये सियासत में एक तरीके से गुंडागर्दी है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कान के नीचे बजा दो या विदाउट कैमरा। मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये मारना जस्टिफाई है? मतलब अगर किसी को, अगर दिल्ली में हम रहते हैं और यहाँ पे कोई मराठी व्यक्ति आए और उसको हम किसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में बोल दें, मैं बिहार से हूँ, मैं बोल दूं कि नहीं आप मेरे बिहार में तभी रहना जब भोजपुरी आती हूँ। आप राजस्थान से अगर आप कहो कि मारवाड़ी वहाँ आनी चाहिए, ये तो गलत बात है ना। इस तरीके से और जॉब के लिए, रोजगार के लिए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भाषा को लेकर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो सरासर गुंडागर्दी लग रही है। हमारे हिंदुस्तान की कहते हैं ना कि 60 कोस में मतलब भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। मतलब हर मतलब कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर में सब कुछ चेंज हो जाता है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे देश के अंदर, कहते हैं ना डाइवर्सिटी ही हमारे देश की खूबसूरती है। आप हमारे चाहे हर राज्य को देख लें, हर राज्य की अलग संस्कृति, अलग भाषा है, अलग खान पान है। यही हमारे देश को जोड़ के रखता है, विविधता में एकता। जो हम कहते हैं ना विविधता में क्या एकता होती है, दुनिया को देखना चाहिए। आपने देखा यूरोप किस तरह से अलग, लेकिन हमारे देश के इतने राज्य, आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, साउथ में जाइए, फिर भी हम एक क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर विविधता में हमने सबको स्वीकार किया है। जैसा जो है ना सामने वाला था, हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, हम कभी इस तरह से नहीं बोलते कि इसमें लेकिन हर्षित एक पहलू आना है। अब जो राज्य की सरकार है, यानी देवेंद्र फडणवीस की सरकार, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। क्योंकि इस बात पे ना हिंदी पट्टी के राज्यों में पूरे देश में चर्चा होने लगी है कि क्या महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति जाए और उसे मराठी नहीं आती है। बहुत सारे हमने डिलीवरी बॉय को देखा, उसके वीडियोज आ गए, अभी हालिया दिनों में थप्पड़ मारने का वीडियो। तो ये पूरे
देश में चर्चा हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ना बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि आए दिन अगर इस तरीके से घटनाएं होगी, गिरफ्तारियां होंगी, फिर हो हल्ला, फिर धरना प्रदर्शन, तो अभी महाराष्ट्र में सब कुछ शांत नहीं रहने वाला है। आज की जो सभा थी और जो मंच पे दोनों भाइयों का अग्रेशन हमने देखा और जिस तरीके से लहजा था वो प्रोवोकिंग था। नहीं, जो स्पेस बना था ना कि बाला साहब ठाकरे हुआ, जिस तरह से अब मराठी मानुष को लेकर जो चर्चा हुई, मराठी भाषा को लेकर, तो एक स्पेस खाली था महाराष्ट्र के अंदर। और आपने जिस तरह से कहा कि जो सियासी जो उनको सफलता नहीं मिल रही थी, चाहे राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, जो राजनीति उनकी थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी कहीं ना कहीं, तो उसको थोड़ा बदलाव किया कि फिर से हम उस जड़ों को मजबूत करते हैं, फिर से मराठी मुद्दा, क्योंकि जाहिर है कि अगर रीपैकेजिंग हुई है उस राजनीति, रीपैकेजिंग हुई ना, क्योंकि आप किसी की भावनाओं को जोड़ के फिर आप किसी भावनाओं के साथ आपके इलाके के लोग हैं, आपने उनकी भावनाओं को जोड़ दिया कि आप भैया आप मराठी हैं और आपके यहाँ पे हिंदी भाषी लोग आपके यहाँ पे आके मतलब कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो मना कर रहे हैं हिंदी बोलने के लिए, तो इस तरह से वो प्रवोक कर रहे हैं उनको कि भैया हम फिर से मराठी एकजुट होंगे और यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं, मतलब इस तरह के ना उनका यही था कि हमारे ऊपर 3 भाषा क्यों थोपी जा रही है ना, हम हिंदू हिंदुस्तान, लेकिन हम हिंदी को नहीं पसंद करते हैं, मतलब उनका कहने का मतलब यही था, यही बोला था उन्होंने। तो यही है वो जो मैसेज उन्होंने क्लियर किया ना कि हमें बाला साहब ठाकरे एक नहीं कर पाए, देवेंद्र फडणवीस ने एक कर दिया। ये तो बस वो इशारों में बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने बात पे फिर वापस कायम हूँ और हम चाहेंगे कि दर्शक आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके जहन में ठाकरे बंधु के एक होने से क्या सवाल सामने आ रहा है, क्योंकि आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो महाराष्ट्र में रहते हों, वो पुणे में रह सकते हैं, वो कहीं और होंगे, और क्या उनको भी इस तरीके की दिक्कतें आती है। तो अगले वीडियो में हर्षित हम उन सवालों को भी उठाएंगे और हम बात करेंगे कि किस तरीके से राजनीति ये वहां की आगे बढ़ रही है और कितनी परेशानी होगी उन लोगों की जो मराठी नहीं है लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बॉम्बे में रहते हैं। और हम दर्शकों से ये भी चाहेंगे कि इस तरह के जो मुद्दे हैं आप कमेंट कर सकते हैं कि हम अगला जो टॉपिक हम क्या ले सकते हैं, आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि इस मुद्दे के ऊपर। बिल्कुल रीमा, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मेरा यही कहना है कि आपके जहन में जो भी सवाल हो, राज ठाकरे को आप लोग बहुत दिनों से जानते हो, हालांकि बीच में ऐसा हो गया था कि राज ठाकरे अपनी फेस सेविंग की कोशिश कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उनके लहजे में बदलाव हो, अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनको समझ में आ गया है कि मैं वो राज ठाकरे बन के ही हिट हो सकता हूँ, ये अच्छा वाला राज ठाकरे बन के मैं नहीं फिट हो रहा हूँ राजनीति में, तो वो पुराने दिनों को वापस अगर ला रहे हैं तो परेशानियां सबके लिए है, वो चाहे हम लोग इधर बैठे हैं दिल्ली में, उनको भी है क्योंकि हम मीडिया कर्मी हैं, और जो वहां रह रहे हैं उनके सामने तो चुनौती है ही है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।